नमस्ते विद्यार्थियों, मैं आज आपको विराम चिह्न के संबंध में विवरण देने जा रहा हूँ। विराम चिह्न किसे कहते हैं? पहले एक परिभाषा को देखकर हम आगे बढ़ेंगे। लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले लिखित चिन्हों या संकेतों को विराम चिह्न कहा जाता है। मैंने यहाँ में दिया है लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले लिखित लिखित चिन्हों या संकेतों को, अर्थात एक लेखन लिखना चाहिए। लिखने के बाद वहीं कुछ चिन्ह दिए जाते हैं, उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। देख लीजिए, बोलते समय हम सब कुछ एक ही श्वास में बिना रुके नहीं बोलते जाते हैं। अर्थात हम बोलते हैं, बोलते समय एक ही श्वास में बोलते नहीं जा सकते। तो बोलते समय क्या करना पड़ता है? बीच बीच में एक बार रुकना पड़ता है। एक वाक्य समाप्त होने पर क्षण भर रुक कर जाते हैं, अथवा कुछ समय या कुछ क्षण रुकने की आवश्यकता रहती है। इस प्रकार रुकने को हम विराम कहते हैं। क्या है? बोलते समय एकदम हम बोलते नहीं जा सकते हैं। कुछ समय के या क्षण हम रुकते हैं और कुछ एक समय अधिक रुकते हैं और एक पूर्ण वाक्य करके और एक वाक्य के लिए जाते हैं। तो जहाँ रुकना पड़ता है वहीं कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, या विराम करने के लिए वही हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विरामों को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है उसे ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ कहते हैं। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಮ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ನಿಂತು ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಂತು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಈ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಆ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. वाक्य कुछ रुककर या कुछ अधिक रुककर या पूर्ण रुककर आगे बढ़ते हैं। तो रुकने के लिए या विराम करने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। और विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ है रुकना अथवा ठहराव। विराम चिन्ह का शाब्दिक विराम चिन्ह। और यहाँ भाषा में विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। यदि सही विराम चिन्हों का प्रयोग ना किया जाए तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जिस प्रकार मौखिक भाषा की ऐसी अनेक युक्तियों को जब लिखित भाषा में प्रयुक्त करना होता है उसके लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। यही चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। अर्थात बोलते समय कुछ रुक कर या बढ़कर चिन्हों को लिखना पड़ता है, परंतु भाषा में नहीं है, परंतु लिखते समय कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। तो जब वह चिन्ह प्रयोग करते हैं उस चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं या वे चिन्ह कहलाते हैं। और विराम शब्द का अर्थ ही रुकना। उच्चारित भाषा में विभिन्न स्थानों पर वक्ता किस रूप में रुकता है, कितनी अवधि के लिए रुकता है, रुकते समय उसकी भाव भंगिमा प्रश्न पूछने की है या आश्चर्य प्रकट कर रहा है आदि सूचित करने के लिए लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले लिखित चिन्हों या संकेतों को ही विराम चिन्ह कहा जाता है। अर्थात बोलते समय कुछ समय रुकते हैं,
कुछ अधिक समय रुकते हैं तो कितना समय हम वहां रुकते हैं, कितनी अवधि के लिए रुकता है, रुकते समय उसकी भाव भंगिमा, ये भाव भंगिमा क्या है, प्रश्नात्मक रूप से रुक सकते हैं, आश्चर्य को व्यक्त कर सकते हैं, और कुछ तो आश्चर्य को व्यक्त कर सकते हैं। तब कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, तो उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। इन चिन्हों के प्रयोग से लिखित भाषा में स्पष्टता तथा बोधगम्यता आ जाती है। उसका महत्व क्या है? उन चिन्हों का प्रयोग करने से वह विषय स्पष्ट हो जाता है और बोधगम्य होता है। बोलते और लिखते समय यदि हम इन चिन्हों का उचित प्रयोग नहीं करेंगे तो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में असफल हो जाएंगे। अर्थात यदि विराम चिन्ह लिखित भाषा में प्रयोग नहीं किया तो हमें जो बताना है वह विचार पहुंचाने वाले को नहीं मालूम होगा। अर्थात हम बोलते समय मेरी बात आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उचित ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನಕ ಪ್ರಯೋಗ नहीं हुआ। ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋಗಬಹುದು. ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಥವಾ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಗದ ಕೊರತೆಯಿಂದ. ಆ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವೂ अर्थवागतदे। तो अतः लिखते समय विशेष रूप से हमें इन विराम चिन्हों के उचित प्रयोग पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। इसका सटीक उदाहरण इस प्रकार है। तो समझना चाहिए तो यही देख लीजिए, चिन्हों का प्रयोग किया गया है। रुको मत जाओ, ये रुको मत जाओ, निल्लो होगबेड़। रुको मत जाओ अर्थ क्या है कन्नड़ में? रुको मत जाओ अर्थात निल्लो होगबेड़। तो यहाँ अल्पैरम रुको मत जाओ, रुको मत निलबेड़ होगो, अर्थ ही अलग हुआ है। देखिए, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ अरे जाने के लिए मना किया गया है, और यहाँ चिन्ह मत के पास आया है, रुको मत जाओ अर्थ जाने के लिए ऑर्डर है। दूसरे वक्त जाने के लिए कहता है, प्रथम वाक्य रुकने के लिए कहता है, अर्थात जाने के लिए मना कर देता है। इतना नहीं जाना, जाना, ये दोनों को एक चिन्ह प्रतिनिधि कर रहा है। कौन सा? अल्प विराम चिन्ह, कोमा, अंग्रेजी में कोमा कहते हैं। तो अल्प विराम चिन्ह क्या करता है? वह दो वाक्य को दो अर्थ देता है। रुको अर्थात रुकना है, मत जाओ अर्थात जाना नहीं है। तो रुको मत जाओ अर्थात यहाँ नहीं रुकना, जाओ अर्थात इतना अर्थ देने के लिए ये कोमा काम कर रहा है। तो उपर्युक्त दोनों वाक्यों में समान शब्दों का प्रयोग हुआ है, किंतु विराम चिन्हों की स्थान भिन्नता ने दोनों वाक्यों के अर्थ ही बदल दिए हैं। ये भाई मैंने भी बता दिया है। अगर दोनों वाक्यों का भिन्नता किसने दिया है? विराम चिन्ह ने। और इस प्रकार किसी भी भाषा में भाव तथा अर्थ की स्पष्टता के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह, वही विराम चिन्ह है। अर्थात जिन चिन्हों का प्रयोग अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हम लेखक के विचारों को आसानी से समझ सकते हैं, साथ ही ये चिन्ह वाक्य के विभिन्न घटकों तथा वाक्यों के बीच परस्पर उचित संबंध स्थापित करने में
सिद्ध होते हैं। क्या होते हैं? विराम हम लेखकों के विचारों को, अतः लेखक के जो विचार है आसानी से समझने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, जिससे विषय स्पष्ट हो जाता है। और बाद में और एक परिभाषा तो मुझे यहाँ बता देना चाहिए। और विषय को स्पष्ट करने के लिए मैं एक वाक्य ओरली बता दूंगा, समझ लीजिए। राधा पढ़ रही है, एक सामान्य वाक्य है। राधा पढ़ रही है, पूर्णाराम देते हैं। अभी देख लीजिए, राधा पढ़ रही है प्रश्न मार्क है, वह पूर्णाराम है, परंतु पूर्णाराम किस रूप में है? प्रश्न, क्वेश्चन मार्क। कैसे? राधा पढ़ रही है और इसी को विस्मयादिबोधक चिन्ह को लगाना चाहिए। राधा पढ़ रही है, देख लीजिए, आश्चर्यदायक चिन्ह दिया जाना चाहिए। राधा पढ़ रही है, क्रिया तो एक ही है, राधा पढ़ रही है, परंतु प्रश्न करते समय प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ता है, और आश्चर्य को व्यक्त करना चाहिए तो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना पड़ता है, तब राधा पढ़ रही है। देख लिए, अभी इस तरह हमारे भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह, यही तो आपके सैद्धांतिक हिंदी व्याकरण में दिए गए ही उन कुछ विराम चिन्हों को मैंने यहाँ दे दी है। इन चिन्हों के बारे में हम देखेंगे। आपको परीक्षा में विराम चिन्ह किसे कहते हैं, कोई 4 विराम चिन्हों का विवरण दीजिए, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। नहीं तो एक पैराग्राफ देकर आपको कुछ चिन्हों को डालने के लिए कहाँ पूर्णविराम देना है, कहाँ अल्पविराम है, कहाँ अर्धविराम है, कहाँ निर्देशक है और कहाँ विवरण चिन्ह है, इस तरह चिन्हों को देने के लिए बताया जाता है। देखेंगे हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह कौन से हैं। तो हिंदी में जो विराम चिन्ह आज प्रयुक्त होते हैं उनमें से अधिकांश अंग्रेज से आए हैं, अंग्रेज से आने वाले चिन्ह हैं, लेकिन प्रयोग के स्तर पर ग्राह्य हो जाने के कारण आज ये हिंदी के अपने विराम चिन्ह ही बन गए हैं। तो अंग्रेजी के विराम चिन्ह आज हिंदी के चिन्ह हुए, क्योंकि प्रयोग हम दोनों भाषाओं में करते हैं। हिंदी में निम्नलिखित प्रमुख हिंदी में निम्नलिखित प्रमुख विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मैंने यहाँ कुछ विराम चिन्हों को डाला है, देख लिए। एक है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम उसे फुल स्टॉप कहते हैं। उसका चिन्ह है इस तरह, क्या है? एक लकीर के समान डालते हैं, इसे पूर्ण विराम कहते हैं। यह सामान्य तौर पर हम वाक्य के अंत में ये चिन्ह अधिकतर लिखते हैं, क्योंकि हर एक वाक्य के अंत में हमें ये चिन्ह लिखना पड़ता है। दूसरा है अर्ध विराम, सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन के लिए ऊपर एक बिंदु दिया जाता है और नीचे कॉमा दिया जाता है, इसे अर्ध विराम कहते हैं, ये चिन्ह है। और अल्प विराम से कॉमा कहते हैं, अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं, इसलिए शब्द के अंत में उसके नीचे कॉमा डालते हैं, इस तरह चिन्ह देते हैं, वह कॉमा कहते हैं अल्प विराम हिंदी में। क्योंकि हिंदी में भाषा में भी हम कॉमा कहते हैं सामान्य तौर पर, परंतु हिंदी में अल्प विराम उसी को कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। अभी देख लीजिए, इस तरह करते हैं क्वेश्चन मार्क। और नेक्स्ट विस्मयवाचक चिन्ह, विस्मयवाचक चिन्ह,
विस्मयवाचक चिन्ह के लिए पूर्ण विराम पूर्ण विराम के समान एक चिन्ह करके नीचे एक बिंदु डालते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। और नेक्स्ट 6 योजक या विभाजक चिन्ह, योजक या विभाजक चिन्ह है, अर्थात एक छोटा सा एक चिन्ह इस तरह करते हैं और एक शब्द इधर है उधर एक है। माता पिता लिखते समय क्या करते हैं, माता और पिता के बीच में एक योजक चिन्ह या विभाजक चिन्ह लिखते हैं। और निर्देशक निर्देशक चिन्ह डैश कहते हैं, अर्थात एक साइड में लिखते हैं और निर्देशक चिन्ह लगाकर अथवा विवरण सभी बाद में लिखते हैं, तब वह डैश कहते हैं या निर्देशक। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो इन्वर्टेड कॉमा तो चिन्ह मालूम है, यहाँ दिया गया है, देख लीजिए इन्वर्टेड कॉमा। विवरण चिन्ह कॉलन डैश क्या है, पहले दो बिंदु लगाकर और डैश लगाना, उसे कॉलन डैश कहते हैं, दो बिंदु लगाकर ये। और कोष्टक चिन्ह ब्रैकेट कहते हैं, कोष्टक चिन्ह ब्रैकेट कहते हैं। और हंस पद या त्रुटि परक, हंस का जो पाद है उसी समान होने के कारण इस तरह करते हैं। तो त्रुटि परक या हंस पद क्यों है, आप एक वाक्य लिखते हैं, लिखते समय एक शब्द भूल गया है, तो इन दो शब्दों के बीचों बीच हंस पद चिन्ह लगाते हैं, ऊपर लिखते हैं, वह त्रुटि परक या हंस पद कहलाता है। लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक, तो वह क्या है, वह तो लाघव संक्षेप में देना, एक डॉक्टर लिखते समय डा लिखकर वह चिन्ह लिखते हैं, प्रोफेसर इस तरह, कॉलेज का कर नीचे वह चिन्ह दिया जाता है। उपविराम कॉलन, वो क्या है, दो बिंदुओं को लिखकर आगे बढ़ना। इस तरह जो मैंने यहाँ 13 चिन्हों को दे दिया है, केवल 13 चिन्ह ही नहीं और भी कुछ चिन्ह हो सकते हैं। ध्यान देख लीजिए, पूर्ण विराम, नेक्स्ट एक एक चिन्हों को हम विवरण करते जाएंगे। पहले पूर्ण विराम, पूर्ण विराम किसे कहते हैं और वह कैसे वाक्य में प्रयोग किया जाता है, देखिए। हम बोलते समय वाक्य की समाप्ति पर कुछ समय के लिए विराम देते या रुकते हैं, तब अलग वाक्य आरंभ करते हैं। अर्थात हम बोलते हैं, बोलते समय वाक्य की समाप्ति पर कुछ समय के लिए विराम देते हैं, एक वाक्य पूर्त होते हैं, कुछ समय विराम देते हैं या रुकते हैं, वही देना और हम बोलना रुकना, तब अलग वाक्य आरंभ करते हैं। तो इस वाक्य रुकते हैं और एक वाक्य प्रारंभ करते हैं। तो इसी प्रकार लिखते समय में भी प्रत्येक वाक्य के बाद केवल प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। तो एक वाक्य पूर्ण होकर दूसरे वाक्य प्रारंभ करते समय दो अवधि छोड़कर, कौन कौन संदर्भ है, प्रश्न चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह छोड़कर, और हर एक वाक्य के अंत में क्या करते हैं, हम पूर्ण विराम देते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿರ್ತದೆ, ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ फुल स्टॉप कहते हैं अंग्रेजी में। जैसे यहाँ देखिए, बच्चे खेल रहे थे, अचानक बारिश आ गई, सभी लोग भागने लगे, तभी एक बच्चे का पैर फिसल गया, सब बच्चे के पास आकर इकट्ठे हो गए। ये एक वाक्य दिया गया है, क्या है, पूर्ण विराम कैसे
दिया जाता है। बच्चे खेल रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, ये एक वाक्य है। अंतिम पूर्णविराम दिया। अचानक बारिश आ गई, वही पूर्णविराम। सभी लोग भागने लगे, पूर्णविराम। तभी एक बच्चे का पैर फिसल गया, पूर्णविराम। सब बच्चे के पास आकर इकट्ठे हो गए। तो एक विषय को स्पष्ट करने के लिए एक एक वाक्य बनाकर उसके अंत में पूर्ण विराम दिया है। नेक्स्ट अर्ध विराम। नेक्स्ट क्या है? अर्ध विराम। जब कभी पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ी कम अवधि के लिए रुका जाता है, वहां अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अर्ध विराम क्या है? जब पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ी कम अवधि, कम समय के लिए रुका जाता है, वहां अर्ಧ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ का ಪ್ರಯೋಗ होता है. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂತು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ अर्ध विराम ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. उन्हें अर्ध विराम कहते हैं. तो जैसे सदैव आगे बढ़ते रहो, रुकना मृत्यु का नाम है. क्या है? सदैव आगे बढ़ते रहो, सदैव आगे बढ़ते रहो, रुकना मृत्यु का नाम है. देखिए ये वाक्य पूर्ण यहाँ हुआ है, कहाँ? रुकना मृत्यु का नाम है. पर सदैव आगे बढ़ते रहो पूर्ण विराम नहीं, कुछ रुका है तो वही अर्ध विराम चिन्ह दिया गया है. तो अर्ध विराम क्या है? एक बिंदु ऊपर देकर नीचे कोमा डालना, तो वह अर्ध विराम चिन्ह है. और दूसरे एक वाक्य देख लीजिए. वह हाथ जोड़ता रहा, वे लोग उसे पीटते रहे. वह हाथ जोड़ता रहा, रहा है नहीं, रहा अर्ध विराम, वे लोग उसे पीटते रहे, पीटते रहे पूर्ण विराम. और तीसरे एक वाक्य देख लीजिए. मैंने उसे प्यार से समझाया, वह मेरी बात ना माना. मैंने उसे प्यार से समझाया, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ, वह मेरी बात ना माना, और ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. तो समझाया होने के बाद वही अर्ध विराम चिन्ह दिया है. मदन स्कूल से सीधे घर पहुंचा, हाथ मुंह धोकर उसने नाश्ता किया, अर्ध विराम. अपने साइकिल उठाई और चल पड़ा मैदान की ओर. देखो एक वाक्य में 2 बार रुका है, पूर्ण नहीं, कुछ रुककर आगे बढ़ा है. मदन स्कूल से सीधे घर पहुंचा, अर्ध विराम. हाथ मुंह धोकर उसने नाश्ता किया, अर्ध विराम. अपनी साइकिल उठाई और चल पड़ा मैदान की ओर. इस तरह एक वाक्य में 2 बार भी अर्ध विराम आ सकता है. और एक है तीसरा है, एक तो मैं बता दूंगा तो स्लाइड तो बाद में है, परंतु अल्प विराम क्या है? नेक्स्ट अल्प विराम. जब वाक्य के मध्य में अर्ध विराम की तुलना में कुछ और कम समय के लिए रुका जाता है, तब अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. तो वाक्य में अर्ध विराम से भी कम समय लगा तो या कुछ रुककर आगे बढ़ा तो वही अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. मैंने पहले जो वाक्य दिया था कौन सा है? रुको मत जाओ. देखो रुको मत जाओ, तो रुको कहकर कुछ रुककर मत जाओ लिखा है, तो रुको कहकर कुछ रुकना वही अल्प विराम दिया था. और दूसरा वाक्य मैंने बता दिया, रुको मत जाओ, मत कहकर कुछ रुका है, तो वही भी अल्प विराम चिन्ह दिया था. और यहाँ भी और कुछ चिन्ह दिए गए हैं, देख लीजिए. उसने दाल चावल रोटी और सब्जी खाई. उसने दाल
कोमा चावल कोमा रोटी और सब्जी खाई। नहीं तो वाक्य इस तरह का ना पड़ेगा, कोई चिन्ह नहीं लगाए तो दाल चावल रोटी और सब्जी खाई, वह वाक्य अर्थपूर्ण नहीं होता। दाल चावल रोटी और सब्जी खाई। देखो दाल कुछ चावल कुछ रोटी और सब्जी खाई, तो दाल और चावल के साथ कुछ रुक कर आगे बढ़ा है, वही कॉमा डाला है। क्या करना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या करना क्या ना करना, क्या करना कॉमा क्या ना करना कॉमा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो पहले दो बार कुछ रुक कर गया है, वही कॉमा क्या करना कॉमा क्या ना करना कॉमा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अध्यापक आए, पुस्तक निकले, जोर जोर से पढ़ने लगे। देखो अध्यापक आए कोमा पुस्तक निकले, जोर जोर से पढ़ने लगे। ये सभी चिन्हों को अल्प विराम कहते हैं। बाद में उप विराम है, वह भाग को हम अगले पीरियड में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विराम चिन्ह क्या है और विराम चिन्ह के भेद कितने हैं हमने जान लिया है, और विवरण में हमने 3 चिन्हों का विवरण ले लिया है, पूर्णविराम अर्धविराम अल्पविराम। ये 3 चिन्हों को हमने आज जानकारी प्राप्त की है। अगले पीरियड में हम जानेंगे अन्य चिन्हों के बारे में। आज मैं यह पाठ समाप्त कर लेता हूँ। अगले पीरियड में आपको और कुछ चिन्हों के बारे में बता दूंगा। ये वीडियो देखने के लिए या पाठ सुनने के लिए आपको